तो जो आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम स्टार्ट करेंगे है नॉर सिंपल माइक्रोस्कोप से। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्जिंग लेंस से हमें उसकी इमेज बनानी होती है मैग्नीफाइड। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, नॉर्मल आई पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं थीटा नॉट। और ये डिस्टेंस ये मैक्सिमम एंगल है, क्योंकि हम ये मिनिमम डिस्टेंस यानी कि डी जो होता है आपका 25 सेंटीमीटर, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। यानी कि इससे कम पर नॉर्मल आई क्लियर नहीं देख पाती है। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप आई के क्लोज लाएंगे तो वो एंगल इंक्रीज होता रहेगा और मिनिमम डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम एंगल बनेगा। तो यानी कि मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन या ये एंगल जो थीटा नॉट है वो मैक्सिमम कितना बन सकता है, एच बाई डी। ठीक है। अब इस एंगल को ही हमने एक कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू इंक्रीज करना होता है। वो कैसे देखते हैं, हमने एक लेंस यहां पर लगाया और इट इज वेरी क्लोज टू आई। तो इसकी फोकल लेंथ और पोल के बीच में इसको रखते हैं, तो इससे इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। ये वर्चुअल इमेज बन गई और ये डिस्टेंस v हो गया। ये डिस्टेंस v हो गया तो आई से जो एंगल होगा ये आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी क्लोज टू आई। आई इसके बहुत क्लोज होगी, तो जो भी एंगल यहां से बनेगा दिस एंगल इज नाउ थीटा। जो पहले आपका एंगल क्या था, पहले आपका थीटा नॉट था, दैट इज एच बाई डी। एच क्या है, दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डी इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑन विच आई कैन सी एंड आई कैन सी। ठीक है। यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं जिसको 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए होता है। तो आपका जो पहले थीटा नॉट था, थीटा नॉट की वैल्यू आपकी आ रही है दैट इज एच बाई डी। अब उसको इंक्रीज करके हमने थीटा कर दिया। थीटा यानी कि अब इमेज आपको इतनी बड़ी दिख रही है ऑब्जेक्ट की और ये डिस्टेंस है वी। तो आप इस थीटा को लिख सकते हो, थीटा कैन बी रिटन एज, थीटा को आप लिख सकते हो इस थीटा को एच प्राइम बाई वी। एच प्राइम क्या है यहां पर, एच प्राइम इज द हाइट ऑफ इमेज। हाइट और साइज ऑफ इमेज बोल सकते हो, हाइट ऑफ इमेज और यू कैन से साइज ऑफ इमेज। तो एच प्राइम अपॉन वी कर देते हो तो आपको ये थीटा मिल जाएगा। अदर वर्ड में आप ये भी कह सकते हो, दिस एंगल इज सिमिलर ट्राइंगल से आप देख सकते हो, दिस इज एच और ये डिस्टेंस होगा यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप इसको एच बाई यू से भी लिख सकते हैं। तो एच प्राइम बाई वी एच बाई यू के इक्वल होगा, इस डिस्टेंस को हम यू लेंगे। अब हम मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। मैग्निफिकेशन डिफाइन करने से पहले हम एक नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट आई के लिए क्या होता है, जब आपकी सीलियरी मसल्स लीस्ट स्ट्रेन्ड होती हैं टू फोकस द फाइनल इमेज ऑन रेटिना। यानी कि आई के अंदर अगर आपके लेंस को रेटिना पर इमेज बनानी है तो वो लीस्ट स्ट्रेन होती है। लीस्ट स्ट्रेन यानी कि इसकी फोकल लेंथ को मैक्सिमम करके रखते हैं। ठीक है। उस केस में ये कब होती है, लीस्ट स्ट्रेन कब होती है, जब आपकी कोई भी इमेज यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो ये लीस्ट स्ट्रेन होती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है तो इसका क्या होता है, कर्वेचर बढ़ता है और फोकल लेंथ कम होती रहती है। कर्वेचर बढ़ाने के लिए सीलियरी मसल्स को स्ट्रेन होना पड़ता है, यानी कि इसके कर्वेचर को बढ़ाने के लिए सीलियरी मसल्स वर्क करती हैं और उससे आपका फोकस यहां पर होता है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारा क्या रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको देख रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, लेंस की वजह से इमेज को देख रहे हैं, यानी कि वी आपकी इंफिनिटी होगी। जो ये वी बनी है, जो ये वी है, ये अगर आपकी इंफिनिटी हो जाए तो आई को लीस्ट स्ट्रेन आई होगी। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बाद में हम कॉल करेंगे, ये टर्म हमें पता होना चाहिए। यानी कि दिस v इज इंफिनिटी देन आई इज इन लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन। ओके। तो यहां पर हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिफाइन करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं,
थीटा ओवर थीटा नॉट, यानी कि इनिशियली वो एंगुलर एंगल जो बन रहा था वो थीटा नॉट बन रहा था और वो इंक्रीज होके थीटा हो गया है। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है? दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा ओवर थीटा नॉट। ये होता है कि किस फैक्टर से आपकी इमेज एनलार्ज हो गई है रेटिना पर। थीटा अपॉन थीटा नॉट हम मैग्निफिकेशन हमेशा डिफाइन करेंगे, इसको याद रखेंगे। m इज इक्वल्स टू थीटा ओवर थीटा नॉट। ओके, थीटा ओवर थीटा नॉट को देखो, आपने हमने थीटा डिफाइन किया था, थीटा वाज h प्राइम बाई v विच कैन बी रिटन एज h अपॉन u। थीटा को हम लिख सकते हैं h अपॉन यू, और थीटा नॉट की वैल्यू हमारी थी, थीटा नॉट वाज साइज ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ मिनिमम विजन। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं जिसको d इक्वल टू 25। दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको ये मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब जो नॉर्मल एडजस्टमेंट में अगर आपको क्या चाहिए, v की वैल्यू, यानी कि ये v इंफिनिटी चाहिए, v इंफिनिटी चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं कि ये रे पैरेलल आए और ये v इंफिनिटी। v अगर इंफिनिटी है तो u आपका क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। u मस्ट बी इक्वल्स टू फोकल लेंथ। u की वैल्यू अगर फोकल लेंथ पर होगी तो आपका v क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर u की जगह हम क्या रख देंगे, f की वैल्यू रख देंगे। तो हमें ये मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा, h अपॉन एफ अपॉन h अपॉन डी। तो आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है, मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट टू बी d अपॉन एफ। बट किसके लिए, ये ध्यान रखेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होगा, जब आपकी v इंफिनिटी होगी और f इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। और बच्चों स्ट्रेन्ड आई होती है, स्ट्रेन्ड आई पर यानी कि हम जो v है आपका, हमने जो इमेज बनाई है, जो लेंस से आपकी इमेज बनी है, जो आपकी वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज अगर ये आई से d डिस्टेंस पर हो, यानी कि v अभी हमारा v इंफिनिटी था और उस v की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन्ड आई पर v की वैल्यू आपकी d हो, इससे छोटी, इससे कम डिस्टेंस पर अगर v होगी तो हम देख नहीं पाएंगे, तो इसको स्ट्रेन्ड आई बोलते हैं। यहां पर v की वैल्यू आपकी d आएगी। अब इसको माइनस डी क्यों लिया है, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड। u इधर होगा, तो u की साइड में ही अगर आपका v बन रहा है तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे हम नेगेटिव लेते हैं। ये आपकी पॉजिटिव साइड होगी और ये आपकी नेगेटिव आएगी। d इज द डिस्टेंस, तो v की वैल्यू आपकी माइनस डी हो जाएगी। ओके, v की वैल्यू अब माइनस डी हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से 1/u की वैल्यू आप निकालोगे, v की वैल्यू आप माइनस डी रख देंगे, यानी कि v की वैल्यू आप यहां पर आएगी आपकी f माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगी f माइनस वी अपॉन एफ वी। और v की वैल्यू अगर माइनस डी रख देते हैं तो ये आ जाएगी f प्लस डी अपॉन एफ डी, ये आ जाएगी। ओके, ये आने के बाद आप मैग्निफिकेशन लगा लेंगे, h अपॉन यू अपॉन एच अपॉन डी। एच अपॉन यू अपॉन एच अपॉन डी करेंगे तो डी अपॉन यू आ जाएगा आपके पास। और u की वैल्यू आप 1 अपॉन यू की वैल्यू ये रख देंगे, 1 अपॉन यू की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एच एच कैंसिल हो गया, ये डी अपॉन यू आया था। अब यहाँ पर d इंटू 1/u ये कर सकते हैं, और 1/u की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा f प्लस डी अपॉन एफ। इसको f से डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेन्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये स्ट्रेन्ड आई के लिए हमारा मैग्निफिकेशन आता है 1 प्लस डी बाई एफ, यानी कि जो नॉर्मल एडजस्टमेंट आया था उससे 1 प्लस आ जाता है, 1 प्लस कर देते हैं तो ये आपको स्ट्रेन्ड आई के लिए मिल जाएगा। अब सिंपल माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन अप टू 4 इज अचीव्ड। इसको 4x भी बोलते हैं, जितने टाइम्स बड़ी होती है उसको उतने नंबर से, यानी कि x टर्म मींस 4 टाइम्स। मैग्निफिकेशन ऑफ 4x इज अचीव फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में यानी कि 4 से ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए होता है तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों, ये जानते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बच्चों दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और ये ऑब्जेक्ट होता है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं।
ये ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट के जो करीब होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के करीब होगा। और इधर आई होगी, यानी कि जो आई के करीब होगा उसको आई पीस बोलते हैं। तो यहां पर आप देखो कि एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनती है, यानी कि ये दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू इमेज बनती है। अब यहां पर ये आई पीस होता है और यहां पर आई पीस वर्क्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। आपकी इसको फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ये इमेज बनाती है। तो ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चूंकि इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये इमेज बनी है, तो इसकी फर्दर इमेज जो आई पीस से बनेगी वो कैसी बनेगी, वो वर्चुअल इमेज बनेगी। वो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इसी साइड बनेगी, क्योंकि ये नीचे है इसी डायरेक्शन में। अगर एच ये फर्स्ट इमेज के रेस्पेक्ट में देखें तो ये इरेक्ट आएगी, क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो ये भी डाउनवर्ड साइड में रहेगी, एनलार्ज रहेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी है। तो ये आईपीस से वर्चुअल इमेज बनती है। अब बच्चों इसमें मैग्निफिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर एक बार देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारी आई से कितना एंगल बना रहा है, यानी कि आई यहां पर होती है, बहुत पास होती है आई पीस के। तो ये हम देख सकते हैं आई पी से कितना एंगल बना रहा है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ वी, फाइनल डिस्टेंस हमारा ये है, और ये इमेज साइज है, तो ये एंगल थीटा रहेगा। इस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एच प्राइम अपॉन यू ई। एच प्राइम अपॉन यू ई, इस थीटा को लिखा जा सकता है। ओके, इस थीटा को हम एच प्राइम ओवर, तो मैग्निफिकेशन हमारा रहेगा, अब एनलार्ज हुई है और नॉर्मल अनएडेड आई में, जो अनएडेड आई में हमने थीटा नॉट की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज एच बाई डी। हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को अनएडेड आई यानी कि कुछ भी नहीं, नेकेड आई से अगर देखें तो ये आपका एंगुलर साइज होता है, ये एंगुलर साइज होता है, और इसका एंगुलर साइज अब इंक्रीज होके थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप थीटा हो गया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये थीटा कितना आएगा, दिस इज सिमिलर ट्राइंगल, देखेंगे ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो यहां से ये थीटा एच प्राइम अपॉन यू ई भी लिख सकते हो, एक्चुअली ये होता है एच डबल प्राइम, ये फाइनल इमेज साइज होगा और ये डिस्टेंस। तो अब आप देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा एच प्राइम अपॉन एच और डी अपॉन यू ई। अब बच्चों एच प्राइम अपॉन एच, एच प्राइम अपॉन एच, ओके। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है और एच प्राइम इसकी इमेज है। तो ये क्या आता है, दिस इज द मैग्निफिकेशन ड्यू टू दिस इज द मैग्निफिकेशन, आप इसको बोल सकते हैं दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और डी अपॉन यू ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ एम ई। आप ऐसे भी टोटल मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं। और बच्चों जैसा कि हमने लेंसेज में पढ़ा था, एच प्राइम अपॉन एच यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा मैग्निफिकेशन होता है, और उसको वी बाई यू भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्टिव वी नॉट बाई यू नॉट, यानी कि वी फॉर ऑब्जेक्टिव एंड यू फॉर ऑब्जेक्टिव। अब देख लेते हैं, ये वी होगी ऑब्जेक्टिव की और ये यू होगा ऑब्जेक्टिव का, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें आईपी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है और ऑब्जेक्टिव एक सिंपल कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। यहां पर रियल इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव से, और आईपी से क्या बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमने क्या बोला था कि आपकी जो जो वी होगी, यानी कि जो वी बन रही होगी, फाइनल वी जो होगी, आईपीस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, आईपीस के रिस्पेक्ट में अगर ये वी को हम इन्फिनिटी पे कर दें, ये किस पे कर दें, इन्फिनिटी पे कर दें, तो ये आपकी एच प्राइम कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी, यानी कि यू ई इक्वल्स टू एफ ई हो जाएगा। यानी कि अगर इमेज आईपीस के रेस्पेक्ट में, आईपीस के रेस्पेक्ट में फोकस पर हो, तो आपकी वी आपकी इन्फिनिटी पर होगी, वी आपकी कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी, और उसको कॉल करेंगे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट। और स्ट्रेन में हम क्या बोलेंगे, अगर वी आपका डी के बराबर हो, तो उस केस में हमने d अपॉन यू ई को हमने निकाला था 1 प्लस डी बाई एफ ई, क्योंकि ये आईपीस कैसे बिहेव कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे। अब बात करते हैं टोटल मैग्निफिकेशन की। तो टोटल मैग्निफिकेशन बच्चों क्या आ रहा था, टोटल मैग्निफिकेशन था हमारा ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन और आईपीस का मैग्निफिकेशन। नॉर्मल एडजस्टमेंट में बात करेंगे तो आईपीस का कितना आ गया, d अपॉन एफ ई,
और स्ट्रेंड आई में अगर आई पीस की बात करेंगे तो 1 + d/Fe। दिस इज रिमेनिंग। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चों अगर आप ये फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 1/v की वैल्यू f माइनस v अपॉन एफ वी ये आ जाती है। f माइनस वी अपॉन एफ वी ये आ जाती है, और v का अगर मल्टीप्लाई करें, v को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी v अपॉन यू की वैल्यू f माइनस वी अपॉन v ये आ जाती है। और ये f क्या है? दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। f से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन होगा 1 - v/f। ये ऑब्जेक्टिव है। और ये किसका है? दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अब बच्चों एक टर्म होता है लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्यूब इज डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। यानी कि इन दोनों लेंसेज को, यानी कि हमारे पास ऐसे करके माइक्रोस्कोप है, यहां पर आईपीस लगा हुआ है, और यहां पर सॉरी यहां पर ऑब्जेक्टिव है और यहां पर आईपीस है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ये लेंथ ऑफ ट्यूब के बारे में जानते हैं बच्चों। जनरली इन जनरल ये वाला टर्म आप ये देख रहे हैं। इन जनरल क्या होता है? 1 - v/fo। ये v/fo क्योंकि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ काफी कम होती है ना। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वेरी स्मॉल, काफी कम होती है। तो आपको यहां पर मिलता है v/fo इन जनरल 1 से बहुत बड़ा होता है, तो 1 - v/fo आपके पास माइनस टाइम v/fo के बराबर आ जाता है। तो यहां पर 1/vfo बोल देते हैं, और यहां पर बोलते हैं कि एफ ई बहुत छोटा होता है। एफ ई यानी कि अब आप देखेंगे एफ ई आपकी लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्यूब होती है v अपॉन एफ ई। v के कंपैरिजन एफ ई बहुत छोटा होता है, तो लेंथ ऑफ ट्यूब इन जनरल v के बराबर होती है। एक्चुअल में ये होती है v फॉर ऑब्जेक्टिव में इसको ओ सब्सक्रिप्ट दे देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव का जो v होगा, और एफ ई ये आपकी लेंथ ऑफ ट्यूब होगी। आप यहां से देख सकते हैं दिस इज वी ओ। और नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो एफ ई आएगा, अदरवाइज ये यू ई आएगा। ये आपका लेंथ ऑफ ट्यूब होगा। ओके, तो हम मैक्सिमम इसको कितना ले जा सकते हैं, क्योंकि यू ई आपका जीरो टू एफ ई के बराबर होगा। तो आपकी ट्यूब की मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो वी ओ प्लस एफ ई से हम निकालेंगे। लेकिन इन जनरल ये इट इज अप्रोक्सली इक्वल्स टू वी ओ हो जाती है। तो इसको कई बार हम इसको बस ये लिख देंगे वी ओ और एफ ई, और इट कैन बी रिटन एज एल ओ ओवर एल लेंथ ऑफ ट्यूब ओवर एफ ई। इस तरह से कई बार लिख दिया जाता है। तो जो हमने मैग्निफिकेशन की स्टडी करी है, मैग्निफिकेशन हमने बोला था दैट इज v अपॉन u एंड दैट इज 1 - v/fo इनटू मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट में d बाई एफ ई किसका आया था? आई पीस के लिए। और ये आपका ये टर्म है, ये किसका है? ऑब्जेक्टिव का है। तो यहां पर v की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया है? दिस वाज कमिंग आउट टू बी, ये आपका क्या आ रहा था? 1 - v/o ओवर एफ ई वॉज कमिंग आउट टू बी -v/o ओवर एफ, सॉरी एफ ऑब्जेक्टिव है यहां पर, और इसको वीओ को अप्रोक्स लेंथ ऑफ ट्यूब लिख के आप एफओ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये टर्म आपका यहां पर आ जाएगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपके पास ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा बच्चों, इसको याद रखेंगे। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आपके दो अप्रोक्सीमेशन लिए हुए हैं। इन ऑरिजिनल हम करेंगे तो ये टर्म यहां पर आएगा। ओके, और यहां पर अगर हम स्ट्रेन्ड आई के लिए लें तो ये सेकेंड टर्म ही चेंज होगा, फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम। जो एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन होगी नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये आ जाएगी 1 - vo ओवर एफ। vo क्या है? इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। d ओवर एफ ई दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। अगेन अगर आप स्ट्रेन्ड आई वाला करेंगे तो सेकेंड टर्म चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम, ये रहेगा। इसी पर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में बोला गया है वी विश टू मेक ए माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ टू पॉजिटिव lenses both have focal length 20 mm and each 20 यानी कि FO इक्वल्स टू FE इक्वल्स टू 20 mm ये आपको दिया गया है और द ऑब्जेक्टिव इज पोजीशन यानी कि आपको U नॉट दिया गया है 25 mm ये हमने डेटा यहां से दे लिया ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट हाउ फार अपार्ट द लेंस शुड बी सो दैट द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी अब ये पूछ रहे हैं यहां पर आप इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ रहे हैं या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस ये पूछा गया है ये हमसे पूछा गया है इसी को हम लेंथ ऑफ ट्यूब भी बोलते हैं बट इसमें फाइनल इमेज आपको इन्फिनिटी पे दी हुई है मतलब आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट में निकालना है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आप देखेंगे कि फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी है फाइनल इमेज इन्फिनिटी है तो आपके पास जो वीओ होगा यहां पर ये आपका जो इमेज बनने वाली है आपकी पहली इमेज जो बनेगी वो यहां पर 20 सेंटीमीटर पर बनेगी ओके सॉरी 20 mm दिस इज 20 mm 20 mm पर बनेगी ये 20 mm पर बनेगी और यहां पर आपको दिया हुआ है इसकी फोकल लेंथ आपको इसकी फोकल लेंथ भी 20 mm है और यहां पर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 mm तो आप वीओ निकालेंगे यू कैन राइट 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f तो आपके पास यहाँ v निकालेंगे ये v निकालनी है हमें तो v की वैल्यू क्या आएगी 1/v इक्वल्स टू 1/f दैट इज 1/20 mm माइनस टाइम्स 1/-25 mm ये वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करेंगे आप दिस विल बी 1/20 प्लस 1/25 सॉरी दिस इज प्लस ओके -25 आएगा दिस इज प्लस देन ये -25 आएगा दोनों को आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट दैट 5 -4/100 तो 1/v तो यहां से v की वैल्यू आपके पास 100 mm आ जाएगी अब ये v की वैल्यू 100 mm आ जाएगी तो आप ये इजीली देख सकते हैं दोनों के डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब विल की vo प्लस एफ ई ये होगी और vo की वैल्यू कितनी है 100 mm और एफ ई 20 mm तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 mm आंसर विल बी सी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि एफ ओ की वैल्यू आपको 1.2 सेंटीमीटर दे रखी है वाइल एफ ई की वैल्यू आपको 3.0 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट यानी कि यू ओ इज गिवन एज -1.25 सेंटीमीटर ओके द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट आप बोल सकते हैं इनफैक्ट आप यू ई इक्वल्स टू एफ ई भी बोल सकते हैं क्योंकि आपका v इज इक्वल्स टू इंफिनिटी ठीक है मैग्नीफाइंग पावर पूछी हुई है तो बच्चों मैग्नीफाइंग के लिए हम क्या लगा सकते हैं मैग्नीफाइंग के लिए मैग्नीफाइंग पावर इज मैग्नीफाइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइंग ऑफ आईपीस दिस इज v ओवर u और यहां पर आपकी आ जाती है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई सॉरी डी अपॉन एफ ई इसके लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपकी आईपीस की आती है डी अपॉन एफ ये डी अपॉन एफ ई आती है बच्चों तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव की वैल्यू दे रखी है यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की दी हुई है वी नहीं दी हुई है तो यहां पर वी आप इजीली निकाल सकते हो यहां पर ये मैग्निफिकेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो v अपॉन यू जो कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस हमने स्टडी किया था वो होता था f अपॉन एफ प्लस यू अगर आपको याद हो तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ आपको दे रखी है दैट इज 1.2 तो आप इसको बोल सकते हैं 1.2 और 1.2 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपको -1.25 ये दे रखी है तो यहां पर ये आ जाएगा 1.2 ओवर माइनस टाइम्स 0.05
अब इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 120/5 माइनस में होगा डेफिनेटली। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप इस टोटल मैग्निफिकेशन को निकालेंगे यानी कि -120/5। ये नेगेटिव आई है बट इन्होंने जस्ट मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है। डी की वैल्यू 25 होती है और एफ ई की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल 5 इंटू 40 यानी कि आपके पास आ जाएगा 200। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 200। दिस विल कम आउट टू बी 40 और दिस इज 5, 40 इंटू 5 200। तो आपकी यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या होगी? 200। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर वी नीड मैग्निफिकेशन। यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको 375 दे रखी है। ट्यूब लेंथ आपको दे रखी है। लेंथ ऑफ ट्यूब इज गिवन एज 150 mm। ओके। Objective of focal length is given as objective focal length is 5 mm. Focal length of eyepiece should be close to। ओके। तो यहां पर मैग्निफिकेशन बताइए तो हम यहां पर देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दो तरह से निकाली जा सकती है। दैट इज एल अपॉन एफ ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। एक तरीका ये होता है और दूसरा होता है एल अपॉन एफ ओ 1+d/fe। आप इस तरह से दो मैग्निफिकेशन। तो यहां पर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ये आती है क्योंकि ये ऊपर वाली से ज्यादा होती है। तो हम मैक्सिमम को निकालते हैं 375। यहां पर हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। यहां पर एल की वैल्यू हमें दी हुई है, इट इज अप्रोक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज 375 इक्वल्स टू एल की वैल्यू आपको दे रखी है 150 mm। एफ ओ की वैल्यू आपको 5 mm दे रखी है और 1+ डी की वैल्यू यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होती है। तो हम इसको mm में ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 25 सेंटीमीटर आप mm में ले सकते हैं अपॉन एफ ई इन mm। ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एफ ई की वैल्यू, आप इसको सॉल्व करते हैं तो एफ ई की वैल्यू अप्रोक्स आपके पास 22 mm आ जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा ए। को सॉल्व कर सकते हैं हम और इसको सॉल्व करके हम एफ ई की वैल्यू हम एम एम में निकालेंगे और वो आएगी 22 mm। आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्स 22 mm के आसपास आएगी। आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर यानी कि एफ ओ आपको 1 सेंटीमीटर दी हुई है वाइल एफ ई आपको फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 सेंटीमीटर दी हुआ है और लेंथ ऑफ ट्यूब 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों का सेपरेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आपको यू नॉट बताना है। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस बताना है और उसको दिया हुआ है एट विच द स्ट्रेन ऑन द आई इज मिनिमम। लीस्ट स्ट्रेन के लिए यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने पूछा हुआ है। नॉर्मल एडजस्टमेंट हम देखेंगे यहां पर एक आपका आई पीस है, ऑब्जेक्टिव है और एक आई पीस है। अब यहां पर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो आपका यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर होगी और एफ ई की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां पर ये यूई एफ ई होगा यानी कि ये इमेज ये 5 सेंटीमीटर होगा तो यहां पर इमेज बनेगी। ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये आपका आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो हम 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो वी ओ की वैल्यू आपकी 10 माइनस यू ई दैट इज 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। अब आपको वी ओ पता है, वी ओ पता है, यू ओ निकालना है। तो हम बोल सकते हैं 1/वी ओ माइनस 1/यू ओ इक्वल्स टू 1/एफ। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे दैट इज 1/वी ओ माइनस 1/एफ ओ इज 1/यू ओ। यानी कि फर्दर सॉल्व करेंगे दिस इज एफ ओ माइनस वी ओ ओवर एफ ओ इंटू वी ओ। तो 1/यू ओ की वैल्यू आपके पास एफ ओ की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है 1 माइनस वी ओ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आई है और एफ ओ की वैल्यू 1 है। अगेन ये आपके पास 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा
तो यू विल गेट -4/5। -4/5, तो आपके पास यूओ की वैल्यू 5/4 आ जाएगी, 5/4 सेंटीमीटर में आएगी। और ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट n/40 सेंटीमीटर, n/40 सेंटीमीटर। इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू निकालेंगे, तो ये दिस इज 5/4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा 50। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। यानी कि जो फाइनल इमेज है, वो फाइनल इमेज आपकी v इक्वल्स टू डी पर बन रही है। यानी कि स्ट्रेन आई वाला है एट फ्रॉम द आई पीस से दे रखा है डिस्टेंस। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको एफ ओ इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन इज गिवन एज 100, ओके, एंड लेंथ ऑफ ट्यूब एल इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, ओके। देन आपको पूछा है एफ ई की वैल्यू बतानी है। बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमारी मैग्निफिकेशन सबसे पहले होती है, जो एक्चुअल मैग्निफिकेशन होती है 1/VO ओवर FO, ये होती है, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन आई के लिए 1 + D/FE, ये हमारी मैग्निफिकेशन है, और दिस इज इक्वल टू 100। अब हम इसको बोलते हैं MO और इसको बोलते हैं ME। अब बच्चों ये दोनों हमारी MO नेगेटिव होती है, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज होती है, हमारी इन्वर्टेड इमेज होती है, और हमारी ME पॉजिटिव होती है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरा नेगेटिव है, यानी कि 1 - VO ओवर FO इक्वल्स टू 1 + D/FE इक्वल्स टू -100। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, इसको हम VOFO -1, अगर पॉजिटिव टर्म में निकालनी है तो 1 + D/FE। ये अब दोनों टर्म पॉजिटिव होगा, इसको 100 लिख सकते हैं, पहली बात ये लिख सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि आपकी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है। लेंथ ऑफ ट्यूब के लिए बच्चों FO की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमारा वेरिएबल। तो हम सबसे पहले करेंगे, लेट से ये आपका ऑब्जेक्टिव और ये आपका आई पीस, ये आपका आई पीस हो गया, और यहां पर आपको लेट से ये आपका यूई होगा। वीई आपको दे रखा है, वीई की वैल्यू -D, एफई की वैल्यू बतानी है। हम सबसे पहले यहां पर हम यूई निकालेंगे, यूई निकालेंगे, यानी कि 1/UE विल बी 1/VE -1/FE। आपके पास आ जाएगा FE -VE ओवर FE/VE, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको देखेंगे और VE को -D रखेंगे, तो ये FE + D ओवर FE -D, ये आ जाएगा UE। और UE की मॉडुलस अगर हम देखें, UE का हम मैग्नीट्यूड अगर देखें, क्योंकि FE आपकी पॉजिटिव होगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो हम इसको ले सकते हैं FED ओवर FE + D, ये आपका UE आ जाएगा। हमने बच्चों क्या निकाल लिया, यहाँ पर UE निकाल लिया, UE निकाल लिया। और यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें VO मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, VO मिलेगा। और इस VO को यहाँ पर पुट करेंगे, FO हमें पता है, FO हमें पता है, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ FE हमारा वेरिएबल होगा। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारा VO की वैल्यू होगी 20 माइनस मॉडुलस ऑफ UE, UE का मॉडुलस। तो VO की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20 माइनस FE इंटू D अपॉन FE + D, ये वैल्यू हो जाएगी, ये पॉजिटिव है। अब यहां पर पुट करेंगे मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है आपका VOFO -1, और ये आपके पास होगा 1 + D/FE, और इसकी वैल्यू आपको 100 दे रखी है।
यहां पर वीओ और एफओ करेंगे तो वीओ की वैल्यू आपके पास 20 माइनस एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ओके, इसको एफ ओ से डिवाइड करेंगे, -1, 1 प्लस डी को इसको एफ ई प्लस डी ओवर एफ ई करके हम इसको 100 के इक्वेट कर सकते हैं। ओके, एफ ओ की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रखी है, 1 सेंटीमीटर हम डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 - 1 माइनस एफ ई डी ओवर एफ ई प्लस डी, और यहां पर एफ ई प्लस डी ओवर एफ इक्वल्स टू 100। सॉल्व करेंगे इसको, एफ ई प्लस डी को, ये 19 आ जाएगा, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 एफ ई प्लस डी माइनस एफ ई इंटू डी, और नीचे आएगा एफ ई प्लस डी, और इस टर्म को आप यहां पर एफ ई प्लस डी ओवर एफ ई, ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 100। एलएचएस को सॉल्व करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज 19 एफ ई प्लस 19 डी माइनस डी की वैल्यू 25 होती है तो 25 एफ ई बोलेंगे, हम सेंटीमीटर्स में ले रखे हैं। एफ ई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एफ ई आ जाएगा आपके पास। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 19 डी ओवर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 106 एफ ई आ जाएगा। तो यहां पर एफ ई की वैल्यू, एफ ई की वैल्यू 19 डी बाई 106 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे 19 इंटू 25 ओवर 106, दिस विल कम आउट टू बी, और एफ ई की वैल्यू आपकी कितनी आ पाएगी, 4.48 के आसपास आएगी इन सेंटीमीटर। इस तरह से आप एफ ई निकालेंगे। थोड़ा सा लेंदी था, ट्रिकी था, तो आप एक बार फिर से देखो हमने क्या स्ट्रेटेजी लगाई। ओरिजिनल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, ये मैग्निफिकेशन यूज किया, तो पहली बात ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और ये टर्म हमें पॉजिटिव में दिया हुआ है, या तो हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, यहां पर हमें वी ओ भी अननोन है, वी एफ ओ हमें नोन है, लेकिन हम लेंथ ऑफ ट्यूब की मदद से पहले यू ई निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, वी पता हुआ है, वी ई की वैल्यू -डी है, वहां से यू ई निकालेंगे। यू ई आने के बाद अगर उसमें से 20 में से यू ई का मॉडुलस माइनस कर दें तो हमारे पास वी ओ आ जाएगा। तो हमने यू ई निकाला है, दिस इज कमिंग आउट टू बी यू ई। यू ई का मॉडुलस ये आ गया है, 20 वी ओ निकालने के लिए 20 में से माइनस कर दें तो यू ई आ जाएगा, और इस वी ओ की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन में डालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एवरीथिंग विल बी कैंसल आउट, एफ ई के टर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आप एफ ई की वैल्यू 4.48 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा दूर पर और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देखने के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल और एक टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल को हम स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह को देखने में यूज करते हैं, तो इसमें भी दो कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। तो हम देखते हैं नॉर्मल आई, नॉर्मल आई किसी चीज को देखेंगे, नॉर्मल आई पर ये एंगल अल्फा बना रहा है, लेट से नॉर्मल आई पर ये एंगल अल्फा बनाता है किसी ऑब्जेक्ट से, तो एंगल अल्फा से यानी कि ये अल्फा एंगल बनाता है नॉर्मल आई पर। तो यहां पर दो कन्वर्जिंग लेंस है, अगेन इसको ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और जो आई के करीब होगा उसको आई पीस, आई पीस। यहां पर ये हमारी आई होगी, यहां पर इसको देख, ओके। तो अगेन यहां पर ये पैरेलल आएगा और यहां पर इसकी फोकल लेंथ पर ये इमेज बनेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही है, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा दूर से, ये फोकल लेंथ पर बनेगी, तो एफ ओ के बराबर आपकी वी हो जाएगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब यहां पर आई पीस लेंगे, आई पीस में ये पॉइंट कहां रहेगा,
ये फोकल लेंथ एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी और ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। और फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो उसकी वर्चुअल इमेज एनलार्ज और इरेक्ट बनती है। अगेन आपने देखा इसकी इन्वर्टेड इमेज हुई है और इन्वर्ट को हमने अगेन इन्वर्टेड फॉर्म में ही वर्चुअल इमेज के फॉर्म में निकाला। तो हम इसका सबसे पहले मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। तो यहां पर देखो पहले अल्फा एंगुलर साइज, एंगुलर साइज हम डिफाइन करेंगे। अल्फा को हम बोल सकते हैं 10 अल्फा। तो ये लाइन आप देख रहे हैं ये आई पर एंगल बना रही होगी, नॉर्मल अनएडेड आई पर, ये एंगल अल्फा होगा। तो एंगल अल्फा को हम ये बोल सकते हैं एच प्राइम ओवर दिस एफ ओ। ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। ओके, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है लाइन, अनडिविएटेड जाएगी। तो अल्फा को आप ये देख सकते हो, दिस इज अल्फा, और अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच प्राइम ओवर एफ ओ। ये हम अल्फा को लिख देंगे। अल्फा और बीटा, बीटा यानी कि ये एंगल, यानी कि हम ये देख सकते हैं कि हमारी टेलीस्कोप से उसकी कितना मैग्निफिकेशन हुआ है, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा हो गया। एंगल कितना बना रहा है सबटेंडेड, ये इसको बोल सकते हैं हम, दिस इज एच डबल प्राइम ओवर दिस, दिस कैन बी रिटन एज एच प्राइम ओवर दिस यूई। इसको एच प्राइम ओवर यूई भी लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल से आप देख सकते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पर। ओके, तो एच प्राइम अपॉन यूई। यहां पर जो हम मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे, मॉडुलस ऑफ बीटा ओवर अल्फा, यानी कि फाइनल एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना है और इनिशियल कितना एंगल बन रहा था। इसको हम देखेंगे एच प्राइम कॉमन आ गया है, ये आएगा एफ ओ ओवर यू ई। मैग्निफिकेशन आएगा आपका एफ ओ ओवर यू ई, क्योंकि ये तो फिक्स है, एच प्राइम दोनों में कॉमन था, कैंसिल हो गया, एफ ओ ओवर यू ई आपका आएगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, अनस्ट्रेन्ड आई के लिए वी इंफिनिटी यानी कि यू ई एफ ई के बराबर होता है। तो हमारा उस केस में मैग्निफिकेशन एफ ओ और एफ ई आ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड होता है तो माइनस एफ ओ ओवर एफ ई लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। तो बहुत ही सिंपल, एफ ओ ओवर एफ ई आ जाता है। अब यहां पर ये बीटा क्या था हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द अनएडेड आई। इमेज इन्वर्टेड है इसलिए एफ ओ ओपन एफ ई के नए। अब यहां पर स्ट्रेन्ड आई के लिए, स्ट्रेन्ड आई में हम बोलते हैं कि डी आपका जो फाइनल इमेज बना है, जो आपका फाइनल इमेज यहां आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, इस फिगर में, तो ये आपका डी डिस्टेंस हो जाता है। अब डी डिस्टेंस पता है और आई पीस पता है तो उसकी मदद से हम यू ई निकाल लेते हैं। तो क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन तो हमेशा ये रहेगा, लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में एफ ओ ओवर एफ ई हो जाता है। अब स्ट्रेन्ड आई कंडीशन में हम निकालें तो 1 अपॉन यू ई कैन बी रिटन एज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, ये कंडीशन आ जाएगी और यहां पर यू वी को आप माइनस डी डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे एफ ओ ओवर एफ ई, इस केस में जो मैग्निफिकेशन निकालने वाले हैं दैट इज एफ ओ ओवर यू। एफ ओ ओवर एफ यू ई निकालेंगे तो आप देखेंगे यहां पर माइनस एफ ओ ओवर एफ ई, और यू 1 अपॉन यू ई की जगह ये डाल देंगे। यहां से एफ ई कॉमन ले लेंगे, एफ ई ये कॉमन ले लिया तो आपके पास ये बचा है एफ ई प्लस डी अपॉन डी। तो यहां से इसको आप डी को डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एफ ई ओवर डी। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन फॉर स्ट्रेन्ड आई, माइनस एफ ओ जो ओरिजिनल था, यानी कि आप देखेंगे दिस इज 1, दिस इज एफ ई 1 प्लस एफ ई ओवर डी। तो ये मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि ये पहले कंडीशन से ज्यादा है। दूसरी बात आती है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आप फिगर से देख सकते हो, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस होता है वो एफ ओ प्लस यू ई, क्योंकि ये तो हमेशा आपका एफ ओ आने वाला है, यू एफ ओ प्लस यू ई आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपका यू ई एफ ई होगा, तो आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा अंडर नॉर्मल। और स्ट्रेन्ड आई के केस में, स्ट्रेन्ड आई में आपकी क्या होती थी, यू ई की वैल्यू आ जाती थी एफ ई डी प्लस एफ ई प्लस डी। उस केस में आप लेंथ ऑफ निकाल सकते हो, यानी कि आपका फाइनल फॉर्मूला आपका एफ ओ प्लस यू ई होना है।
एक केस में ये एफ ई के बराबर आ जाएगा, दूसरे केस में ये एफ ई दिस अपॉन दिस आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं डी अपॉन एफ ई प्लस डी। ओके, नेक्स्ट केस में आप देख सकते हो दिस टर्म ये वाला टर्म डी अपॉन एफ ई प्लस डी इज लेस देन वन, इज लेस देन वन। तो यहां पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये रहेगी, क्योंकि ये टर्म आपका एफ ई से छोटा है। एफ ई से छोटा है तभी इसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी हमें। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ ये आएगी। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दोनों के बीच में डिस्टेंस स्ट्रेन्ड आई के केस में ये हो सकता है। इसमें हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए क्या यूज करते हैं, यहां पर एक और कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, जिससे हमारी जो इन्वर्टेड इमेज है उसको हम एक बार और इन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपराइट बना देते हैं। यानी कि अगर हमें टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो हम उनकी इमेज इरेक्ट देखना चाहते हैं रेदर देन इन्वर्टेड। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक एक्स्ट्रा लेंस लगाया जाता है और यहां पर इसका कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है। ये आपकी इमेज 2f पर बनती है इसके, यानी कि दिस इज योर आईपीस। आईपीस तो ये था, ओके, दिस इज योर आईपीस। तो ये यूई है आपके पास। अगेन यहां पर देखेंगे ये 2f डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनती है, तो इसका इन्वर्टेड इमेज 2f पर ही बन जाती है। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपका 2f प्लस 2f आ जाता है। ये बीच में एक और कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। दिस इज योर आईपीस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। तो इस केस में भी क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन 1 होती है, तो आप कह सकते हो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई। तो यहां पर ये m की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहां पर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, -1 भी लिख सकते हैं। तो m इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई, और अगेन ये आपको एफ ओ ओवर यू ई आ जाएगी, एफ ओ ओवर यू ई आ जाएगी। तो इस केस में यह माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, और लेंथ ऑफ ट्यूब जो आपके पास एफ ओ प्लस एफ ई आ रही थी वो 4f और प्लस हो जाएगी नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरे केस में जब आपकी स्ट्रेन आई थी तो हमने 1 प्लस एफ ई अपॉन डी मैग्निफिकेशन निकाला था। उस केस में ये यूई की वैल्यू एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी हो जाएगी। ये आपका लेंथ ऑफ ट्यूब होगा टेलीस्कोप के केस में। बच्चों एक टर्म होता है रिजॉल्विंग पावर। ये रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? दिस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर जस्ट रिजॉल्व। यानी कि आपको दो ऑब्जेक्ट पास पास दे रखे हैं, तो इन दोनों का एंगुलर सेपरेशन, इन दोनों के एंगुलर सेपरेशन मिनिमम कितना मिनिमम हो सकता है। ओके, तो ये दिया हुआ है कि कितने मिनिमम डिस्टेंस पर ये रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इनका जो एंगुलर सेपरेशन होता है उसको डेल्टा थीटा लिखते हैं। तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ डेल्टा थीटा। आप रिजॉल्विंग पावर को ऐसे समझेंगे जैसे आप यहां पर दो डॉट दिख रहे हैं, अगर आप इसको जूम आउट करते हैं तो दे विल लुक लाइक वन ओनली। ये एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे, लेकिन इसको आप जूम इन करते हैं तो इनके बीच में आप देखेंगे ये काफी डिस्टेंस है। तो जब भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो क्या होता है, अगर वो बहुत पास पास है यानी कि उनका एंगुलर सेपरेशन कम है, तो दे लुक लाइक वन ओनली। तो यहां पर टेलीस्कोप उनको रिजॉल्व करता है, टेलीस्कोप मैग्नीफाई करके उसको रिजॉल्व करता है। तो ये होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच आर जस्ट रिजॉल्व। ये दे दिया जाता है कि जस्ट रिजॉल्व करने में ये डिस्टेंस कितना है, जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतना ही उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। तो इसका डिस्टेंस नहीं लिया जाता है, ये आपका एंगुलर सेपरेशन लिया जाता है। और ये होता है ए अपॉन 1.22 बाई लेमडा। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है लाइट की पर। ए इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर रिजोल्यूशन आपने हाई करना है तो लार्ज डायमीटर का आपको लार्ज डाय ऑफ ऑब्जेक्टिव यूज करना होता है अगर आपको हाई रिजोल्यूशन चाहिए। ओके, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ आप जितनी कम करोगे उतनी अच्छी वेवलेंथ रिजोल्यूशन पावर मिलेगी। तो ये फॉर्मूला
जो लाइट व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो उसकी, या रेड लाइट यूज कर रहे हैं या वॉयलेट लाइट यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक आप यहाँ पे वेवलेंथ लिखेंगे तो ये आपका रिजोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में रिजॉल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं हम, दिस इज द सेपरेशन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यहां पर डिस्टेंस लेते हैं। ओके इसको डिफाइन करते हैं 2 म्यू साइन थीटा बाई लैम्डा। ये म्यू होता है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। लैम्डा अगेन वेवलेंथ होती है, और थीटा होता है सबटेंडेड एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि कितना कितना ज्यादा एंगल सबटेंडेड होगा, जैसे ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये थीटा, जितना पास होगा उतना ही ये एंगल इंक्रीज होगा, साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरा होता है आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप में, और आपके सैंपल में यहां पर एक लिक्विड की ड्रॉप डाली जाती है ताकि इसका म्यू इंक्रीज हो सके। म्यू इंक्रीज होने से रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम होगा उस पर भी डिपेंड करता है। रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप में हम एंगुलर सेपरेशन लेते हैं और यहाँ पर ये हम सेपरेशन लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जिनको हम हमारा माइक्रोस्कोप रिजॉल्व कर पाता है। टेलीस्कोप के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 lenses of focal length plus minus 15 centimeter plus minus 150 centimeter are available for making telescope to produce a largest magnification focal length of eyepiece। तो यहाँ पर लार्जेस्ट मैग्निफिकेशन हम एफ ओ ओवर एफ ई ही लेते हैं, और दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं तो आपकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होनी है और एफ ई भी पॉजिटिव होगी, दोनों कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो यहां पर हम एफ ई को मिनिमम लेंगे, एफ ई विल बी मिनिमम एंड एफ ई विल बी पॉजिटिव। तो यहां पर मिनिमम कौन सी होगी, मिनिमम होगी 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी ए। मैग्निफिकेशन अगर मैक्सिमाइज करनी है तो एफ ई को मिनिमाइज करना होगा और पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर आपका ए इक्वल्स टू प्लस 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज 10 फोल्ड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी कि इनका मैग्निफिकेशन 10 टाइम्स है, और इसको हम बोल सकते हैं एफ ओ ओवर एफ ई। अब यहां पर दिया हुआ है हैज ए लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ दे रखी है, लेंथ लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब इज 44 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम यहां से बोल सकते हैं 44 इज एफ ओ प्लस एफ ई, और यहां से हम बोल सकते हैं एफ ओ इज 10 टाइम्स ऑफ एफ ई। दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे तो एफ ओ प्लस एफ ई इक्वल्स टू 44। एफ ओ को आप डाल देंगे 10 एफ ई, 10 प्लस 1 एफ ई, आपके पास 44 हो जाएगी। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी और एफ ओ की वैल्यू आपके पास 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो आंसर हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर विल बी डी, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अगेन मैग्निफिकेशन आपको 9 दे रखी है और वो एफ ओ ओवर एफ ई होगी। व्हेन इट इज एडजस्ट पैरेलल रेज एट ए डिस्टेंस बिटवीन, पैरेलल रेज यानी कि v आपका इंफिनिटी पर बन रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पूछा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यानी कि अगेन लेंथ ऑफ ट्यूब इज एफ ओ प्लस एफ ई गिवन एज 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एफ ओ को 9 एफ ई लिख सकते हैं, एफ ओ कैन बी रिटन एज 9 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एफ ई की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी और एफ ओ की वैल्यू आपके पास 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आप यहाँ पर तो यहाँ पर एफ ओ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे आंसर होगा आपका सी। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये नीट 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट a straight black line of length L is drawn on the inside part of objective
eyepiece forms a real image of this line, the length of image is I, the magnification of telescope। यानी कि यहां पर जैसे आपके पास आईपीस है और एक ऑब्जेक्टिव और आईपीस है, यहां पर लाइन खींची है जिसकी लेंथ एल है और उसकी इमेज की लेंथ आई आ गई है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस एफ ओ प्लस एफ ई होता है, यहाँ पर एफ ओ प्लस एफ ई। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप बोला है, तो इस केस में हम मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको हम मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं v ओवर u। बच्चों लेंस के लिए यहां पर आई पीस लेंस है और ये लाइन ऑब्जेक्टिव पर खींची, सॉरी हाँ ऑब्जेक्टिव पर खींची गई है। तो ये u की वैल्यू आप देखेंगे, u की वैल्यू एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी माइनस टाइम्स। तो हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं एफ ओवर एफ प्लस यू। अब बच्चों ये मैग्निफिकेशन किसके लिए आया, आईपीस के आया, तो ये एफ ई प्लस एफ ई हो जाएगी। और u की वैल्यू आपके पास होगी माइनस एफ ओ एफ ई। ये u की वैल्यू होगी क्योंकि आई पीस के लिए आपकी लाइन यहाँ ऑब्जेक्टिव पर खींची गई है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एफ ओ प्लस एफ। तो इस केस में आप देखो यहां पर हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ दिस टाइम इज एल ओवर आई, और मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कैन बी गिवन एज एफ ई ओवर एफ ई प्लस यू। और u की वैल्यू आपके पास माइनस टाइम्स एफ ओ माइनस एफ ई आ जाएगी। यहां से ये देखेंगे आपके पास ये एफ ई ओवर एफ ओ, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स। तो ये आपके पास क्या आ गया है, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज माइनस टाइम्स एफ ओ ओवर एफ ई, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। तो वो मैग्निफिकेशन आपके पास क्या आ जाएगा, एल ओवर आई। तो सिंपली मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, इसको लिख देते हैं एम टी इज एफ ओ, ये आप देखेंगे दिस इज वन अपॉन एम टी, ये आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि आई पीस ऑब्जेक्टिव पर लाइन एल खींची गई, उसकी इमेज की लेंथ आई आई, तो हम इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ को डिवाइड करेंगे तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस आएगा, क्योंकि ये आई पीस के थ्रू रियल इमेज बनी है। इसको v बाई यू भी लिखते हैं। और एक सिंपल लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हम लिख सकते हैं एफ ओवर एफ अपॉन यू। और यहाँ पर लाइन यहाँ खींची हुई है, ये डिस्टेंस एफ ओ प्लस एफ ई होगा, तो u की वैल्यू माइनस टाइम्स एफ ओ एफ ई हो जाएगी, ये आपकी u की वैल्यू होगी। अब इसमें आप ये टर्म रख देंगे, तो ये आपका m क्या है, i बाई एल इज मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इज एफ ओवर एफ प्लस यू। इसको आप कैंसिल कर देंगे, एफ ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस टाइम्स एफ ई ओवर एफ आ जाएगा। और ये होता है वन अपॉन मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप को आप यहां से निकाल सकते हैं एल ओवर आई, और आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव आई पीस फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एफ ओ 40 दे रखा है और एफ ई आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहां पर टू व्यू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो यहां पर डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है आपको। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, 2 सेंटीमीटर पर है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये तो आपका एफ ई होगा, और यहां पर हम वी ओ निकालेंगे, क्योंकि यहां पर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नहीं है, कहां पर है 200 सेंटीमीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट पता है, हम बोल सकते हैं 1 ओवर वी इक्वल्स टू 1 ओवर एफ प्लस 1 ओवर यू। यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ प्लस यू ओवर एफ यू। एफ की वैल्यू, एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको दे रखी है, ऑब्जेक्टिव 40 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू माइनस 200 सेंटीमीटर हो जाएगी, 40 इंटू माइनस 200, 200, इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस 160 ओवर माइनस 40 इंटू 200, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/50 आएगा। तो v की वैल्यू आपके पास 50 सेंटीमीटर आएगी। तो v की वैल्यू आपके पास 50 सेंटीमीटर और एफ ई वो होगा 4 सेंटीमीटर का। तो आपके पास लेंथ ऑफ ट्यूब
विल बी लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी वी नॉट प्लस एफ सी, यानी कि ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट आता है, ये हमारे एग्जाम में भी आता है। सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम देखते हैं, पहला होता है नियर साइटेडनेस। ये इसमें इसको मायोपिया भी बोलते हैं। इसमें जिस पर्सन को नियर साइटेडनेस होता है उसको नजदीक की चीजें सही दिखाई देती हैं, दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होती है। जैसे कि आप देखेंगे नियर बाई ऑब्जेक्ट को वो इजीली देख लेता है, उसका जो इमेज है वो रेटिना पर बन रहा है, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में उसका इमेज पहले ही बन जाता है। यहाँ पर रिलैक्स स्टेट में उसकी फोकल लेंथ उतनी नहीं होती है कि रेटिना पर इमेज बना पाए। इसको मायोपिया बोलते हैं, मायोपिक आई बोल देते हैं। अ पर्सन विद मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इट इज करेक्ट बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस। यहां पर चूंकि आपकी इमेज पहले बन रही थी तो इसको डाइवर्ज कर देते हैं, तो इमेज आपकी यहां बन जाती है, वर्चुअल इमेज बन जाती है। तो डाइवर्जिंग लेंस से करेक्ट होता है, यानी कि कॉनकेव लेंस यहां पर यूज करते हैं। ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन आई लेंस इज टू थिक। ये काफी थिक होता है, यानी कि इसकी फोकल लेंथ एक मिनिमम से कम नहीं हो पाती है, सॉरी मिनिमम से ज्यादा नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो पाती है। आई बॉल इज टू लार्ज, या तो आई बॉल बहुत ज्यादा हो या फिर ये आई लेंस टू थिक है। तो मायोपिया को आप किससे करेक्ट करते हो? एक कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस से करेक्ट करते हो, डाइवर्जिंग लेंस से। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में देखते हैं, अ पर्सन कैन सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट अप टू 2 मीटर डिस्टेंस। 2 मीटर डिस्टेंस तक ये देख सकता है। फाइंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अब बच्चों इसमें यहां पर ये 2 मीटर तक देख सकता है, 2 मीटर तक देख सकता है। अगर हम बोले कि इसका जो डिस्टेंट विजन है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि अगर u इनफाइनाइट है और उसकी इमेज 2 सेंटीमीटर पर बन जाती है, सॉरी 2 मीटर पर बन जाती है, तो हम फोकल लेंथ क्या होगी? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज विद इन 2 मीटर अगर बन जाती है तो 2 मीटर को वो आई से देख सकता है। तो यहां पर हम अगर हम एक लेंस ऐसा यूज करें कि वो इनफाइनाइट तक की ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सिर्फ 2 मीटर के अंदर बना देता है, तो ये पर्सन को ये सारे इनफाइनाइट तक की चीजें या 2 मीटर में आएंगी और इसको आई लेंस आराम से देख पाएगा। तो हम यू ले लेंगे इन्फिनिटी और वी ले लेंगे 2 मीटर। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका और v माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लेंस लगाएंगे आई के सामने आप लगाएंगे, तो ये कन्वर्जिंग है, तो आपकी इमेज यहां पर बननी चाहिए, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपकी बनेगी। तो v की वैल्यू -2 होगी। तो आप इसको बोल सकते हैं 1/-2, ये 1/infinity टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1/f। तो पावर को हम लिख सकते हैं 1/f, दैट इज -1/2 मीटर्स में आया है। अब जो पावर को डायोप्टर में हम डिफाइन करते हैं और फोकल लेंथ जब मीटर में होती है तो इसकी जो पावर आएगी वो -0.5 डायोप्टर आ जाएगी। डायोप्टर ये पावर होती है, तो पावर आपकी कितनी आएगी? -0.5 डायोप्टर। इसको करेक्ट कर सकती है। सेकेंड आता है, सेकेंड डिफेक्ट है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस को हाइपरोपिया भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। A person with farsightedness cannot clearly see the object close to the eye। जो पास की इमेज उसे नहीं दिखती है, दूर की इमेज को वो इजीली देख लेता है। यानी कि फार साइटेडनेस होती है लेकिन उसकी नियर साइटेडनेस में दिक्कत होती है। फार साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, जो रे कन्वर्ज नहीं हो पाती है नियर बाई ऑब्जेक्ट से, जो कन्वर्ज नहीं होते हैं, यहाँ कन्वर्जिंग लेंस हम यूज करके यहाँ पर कन्वर्ज करने में इस तरह से हाइपरोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 1 मीटर। यानी कि उसको 25 सेंटीमीटर तक देखना चाहिए नॉर्मल आई में, जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन होता है, लेकिन ये 1 मीटर से कम नहीं देख पाता है। फाइंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो बच्चों हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस,
वो आपके 25 सेंटीमीटर, जो 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज वो कहाँ बना देगा? आपकी वर्चुअल इमेज बना देगा 1 मीटर पर, 1 मीटर पर। यानी कि आपकी यू की वैल्यू, -25 होगी और v की वैल्यू -1, यानी कि 100 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। तो हम u को -25 ले लेंगे और v को -100 ले लेंगे, तो यहाँ से फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे और फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3/100 सेंटीमीटर। तो हम पावर को, फोकल लेंथ आ जाएगी 100/3 सेंटीमीटर। पावर को डिफाइन करते हैं 1/100, 1/100, यानी कि हम फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे, तो फोकल लेंथ विल बी 1/3 मीटर। ये हो जाएगी और पावर आपकी कितनी हो जाएगी? 3/1 डायोप्टर। तो ये आपकी +3 पावर, आपकी +3d पावर रिक्वायर्ड होगी इसको करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट डिफेक्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में बच्चों क्या होता है? व्हेन पर्सन हैव डिफरेंट कर्वेचर इन डिफरेंट प्लेन। इसका मतलब क्या है कि उसको हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर दिख रही हो लेकिन इस लाइन की इंटेंसिटी कम हो। यानी कि अगर इसको रोटेट कर दें, आपको रोटेट करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी। तो इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर ए नॉर्मल आई कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायप्टर and the least converging power of eye lens behind the cornea is 20 diopter. Using this information, the distance between retina and cornea eye lens can be estimated to be. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कॉर्निया आपको प्रोवाइड करता है पावर, कॉर्निया की पावर है आपके पास, कन्वर्जिंग पावर है 40 डायोप्टर, तो ये आ जाएगी +40 डायोप्टर। दूसरा, आई लेंस की पावर आपको दे रखी है, आई लेंस की पावर आपको दे रखी है +20 डायोप्टर, दोनों कन्वर्जिंग है। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? टोटल पावर हो जाएगी 60 डायोप्टर। तो टोटल पावर 60 डायोप्टर हो जाएगी। टोटल फोकल लेंथ हो जाएगी 1/60। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 100/60 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पर अगर हम रेटिना और उसका देखें, लेट से ये रेटिना है और ये आपका आई लेंस हो गया। तो जब आपका u इक्वस टू इन्फिनिटी होता है, u इक्वस टू इन्फिनिटी होता है, तो आपका फोकस, जो फोकल लेंथ होता है v इक्वस टू एफ होता है, और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 60 की है। तो यहाँ पर ये जो जितना डिस्टेंस होगा इस पर फोकस होगा, उस पर फोकस होगा, तो हम बोल सकते हैं v इक्वस टू एफ होगा, और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड द आई। तो ये f के बराबर होगा, f की वैल्यू 100/60 आएगी और ये आपकी आ जाएगी 1.67 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर विल बी ए 1.67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर from his eye. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and power of the correcting lens the person has to use will be। यानी कि आपका जो फार साइटेडनेस है, यानी कि ये शॉर्ट साइटेडनेस में आएगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपका आ रहा है 40 सेंटीमीटर। अब ये हमें इंक्रीज करके इंफिनिटी तक करना है। तो हम यहां पर देखेंगे कि अगर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस, आप यहां पर कोई भी लेंस यूज करेंगे, अगर आपका u, आपका हम बोलते हैं u इक्वस टू माइनस इंफिनिटी, और v यानी कि उसकी इमेज -400 सेंटीमीटर पर बन जाती है। तो यहां पर अगर 400 सेंटीमीटर पर एक लेंस यूज करने से किसी भी ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी तक है उसकी यहां पर इमेज बन जाती है। तो यहां पर फिर आई कैन सी, बिकॉज ये कितने डिस्टेंस में आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हम u यहाँ पर इंफिनिटी यूज करेंगे और v -400। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका 0 हो जाएगा। v की वैल्यू -1/400 सेंटीमीटर आ जाएगी, इक्वल टू 1/f। ये ही आपकी पावर आएगी।
तो आप अगर फोकल लेंथ की वैल्यू 400 सेंटीमीटर आएगी, विच कैन बी रिटन एज -4 मीटर। तो आपकी पावर आ जाएगी दैट इज 1/f, यानी कि -1/4, और इस ये आ जाएगी -0.25 डायोप्टर, इसमें आ जाएगी। तो आप देखेंगे ये माइनस फोकल लेंथ आई है, तो पहली बात ये कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव होगा और उसकी पावर होगी -0.25। तो आपका आंसर होगा बी, कॉनकेव और -0.25 डायोप्टर।